जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग कोर्सेज का या नर्सिंग कोर्सेज का बेहद ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। ये पेपर है जीएनएम का। ठीक है, जीएनएम का प्रीवियस ईयर पेपर पूरा हम यहाँ पर हल करेंगे और जीएनएम एएनएम दोनों के लिए लाभदायक होगा क्योंकि सिलेबस बहुत हद तक सिमिलर है। ठीक है, कुछ जो एग्जाम पैटर्न में ही अंतर है, बाकी जो सिलेबस है या क्वेश्चंस का लेवल लगभग सेम रहता है। आपने देखा भी होगा, इसके मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको जाकर देखिए। बाकी इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन हिंदी के हैं, फिर सामान्य अंग्रेजी के हैं, उसके बाद कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, एंड देन फिर सामाजिक आपका विज्ञान साइंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जनरल साइंस के, और उसके बाद आपको जीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 क्वेश्चन के साथ आप बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एएनएम जीएनएम वाले दोनों देखें, बाकी बीएससी नर्सिंग और इनके पीवाईक्यूज अदर भी मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप एक बार चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। बाकी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, या कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू क्वेरीज जानना चाहते हैं या उनका निदान पाना चाहते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्व की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जो सर्व है, सर्व का जो भाववाचक संज्ञा होता है वो होता है आपका सर्वस्व। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है, सर्वस्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या होती है? इसमें आपका जो भाव गुण दशा को क्या दर्शाया जाता है या इसका ये बोध कराती है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर प्लस इंद्र में संधि होगी, यानी कि जो नर प्लस इंद्र जो बनता है आपका नरेंद्र, इसमें आपकी कौन सी संधि है पूछा गया है। तो वैसे तो इसमें स्वर संधि है। ठीक, अगर आपसे इसका भी प्रकार पूछ ले तो इसमें गुण संधि है। ठीक है, स्वर का ही एक पार्ट है, भाग है, वो गुण संधि है। स्वर के आपने देखे होंगे कि भेद अलग अलग हमने पढ़े थे पिछली वीडियोस में, तो गुण वृद्धि यण, ठीक है, अलग अलग संधि, तो उनमें से गुण संधि इसमें है नरेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। छात्राएं पढ़ रही थी, ठीक है, इस वाक्य में काल कौन सा है? देखिए, भूतकाल तो है, हमें पता है क्योंकि थी आर्क है, पास्ट को दर्शा रहा है, बट भूतकाल में भी अब हमें यह नहीं पता है कि वो पढ़ रही थी, कब उन्होंने बंद करा, ठीक है, या कब तक वो पढ़ा उनने, तो हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद में तत्पुरुष समास है? देखिए, समास वाला टॉपिक भी हमने करवा रखा है, आप उसको जाकर देखिए, या आप खुद भी अगर आपके पास कोई भी व्याकरण की बुक है तो आप इसको जरूर पढ़ें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा जहां पर सामान्य हिंदी या जनरल हिंदी पूछी जाए। पहला ऑप्शन देखिए, अध्पका। तो अध्पका में आपका जो समास है ये है कर्मधारय समास। ठीक, आमरण यानी कि मरण तक, इसमें आपका जो समास है आप देख रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक, चक्रधर, चक्र धारण करने वाला बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें तत्पुरुष पूछा गया था, तो हमारा जलधारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ क्या होता है? जल की धारा। ठीक है, जल धारा मतलब जल की धारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकाल पीड़ित का समास विग्रह होगा। तो जो हमारा अकाल पीड़ित समस्त पद है उसका क्या होगा? अकाल से पीड़ित, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्विज व्यंजन हैं? ठीक है, द्विज व्यंजन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो द्विज नहीं, द्वित्व, तो द्वित्व आपका जो व्यंजन है, ठीक, वो क्या होते हैं? एक ही शब्द बार बार आना, या एक तरीके से कि दो वर्णों की आवृत्ति आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे बिल्ली,
में आप देख रहे होंगे एक आधा लौ है, एक बड़ा लौ, तो इन दोनों वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे दिल्ली ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि द्वित्व शब्द का उदाहरण बताइए, तो आपको देखना है कि वहां पर दो वर्ण सेम उनकी आवृत्ति हो रही है या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आधा होगा एक पूरा है, इसका ध्यान रखना, जैसे इसमें लौ पहले आधा फिर पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज ओ और औ किस प्रकार के क्या हैं आपके वर्ण हैं। ठीक है, तो ओ और औ होते हैं आपके कंठोस्थाई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, व्यंजनों में व। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किस प्रकार का वाक्य है, सीता गई सीता आई, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, आपका हो जाएगा विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हय और बाजी किसके पर्यायवाची हैं। देखिए हय और बाजी के आपका क्या पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। ये आपका हो जाएगा घोड़ा। हय बाजी घोड़े के क्या है, पर्यायवाची हैं। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप सभी लोगों से करवा भी रखा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अभी हमने क्या करा था, विभाजक, तो इसमें विभाजक नहीं संयोजक होता है। ठीक है, अभी मेरे को ध्यान आया कि मैंने कहीं बी तो नहीं बताया करके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन तद्वित प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय और आपका जो दो प्रकार के प्रत्यय थे और उपसर्ग थे, उनको मैंने पिछले एक वीडियो में बता रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इसमें जो तद्वित प्रत्यय है वो आपका हो जाएगा आवट। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा हिंदी का सेक्शन यहाँ पर समाप्त होता है। अब सामान्य अंग्रेजी के सेक्शन को यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं। तो सामान्य अंग्रेजी का जो हमारा सेक्शन है, इसमें अगर हम देखें 11th क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ अमेशियर। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम होता है ये क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या, प्रोफेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज गिव वन वर्ड फॉर अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। तो इसको कहते हैं क्या, पेनेसिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और मोस्ट ब्यूटीफुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा सुंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा सुंदर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिनोनिम ऑफ करेजस। तो करेजस का हो जाएगा हमारा ब्रेव। ठीक है, ब्रेव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, fill with the correct word, which one of dash dresses do you want। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोज। ठीक है, दोज कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ दोज ड्रेसेस डू यू वांट है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, द टेलर वाज मेकिंग और ड्रेसेस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, our dresses were being made, मेकिंग का हो जाएगा मेड बाय टेलर। तो सी और डी एक जैसे दिख रहे हैं, बट इसमें आर बीइंग है और इसमें वर बीइंग, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, वर बीइंग मेड बाय द टेलर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एंड दैट इज फिल विद द करेक्ट वर्ड, सही शब्द से इसको भरना है। he used to the point that the victory in any field needs। ठीक है, एक तो इसमें भरना है हमें शब्द, एक इसमें भरना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक, he used to emphasize the point that the victory in any field needs लिटिल करेज, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें हम एम्फेसाइज भरें, जोर देना, और लिटिल मतलब हमें कुछ न कुछ करेज तो चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
करेक्ट द सेंटेंस, माई मदर इज वरीड अबाउट माई फादर्स हेल्थ एंड ऑल्सो आई। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एंड आई ऑल्सो होना चाहिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल विद द करेक्ट वर्ड, आई हैव डैश लक्ष्मी फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। देखिए आई हैव अगर भरते जाएं नो, आई हैव नो लक्ष्मी फॉर, तो ये कोई अर्थ नहीं बना रहा अच्छा, ठीक है। न्यू, आई हैव न्यू लक्ष्मी, ये भी नहीं बना रहा। नोज, नोन, तो नोन, क्योंकि नोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई हैव नॉन लक्ष्मी फॉर पास्ट 12 ईयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंग्लिश का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, फिल विद द करेक्ट वर्ब डैश मैन एंड वुमेन वर्क फॉर गुड। तो एवरी अगर भरे हम पहले, एवरी मैन एंड वुमेन वर्क्स, वर्क्स तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है, वर्क आएगा, ठीक। तो वर्क किन किन में है, बी और सी में। और ईच मैन एंड वुमेन, ऑल मैन एंड वुमेन, तो ऑल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा दैट ऑप्शन सी। तो हमारा ये जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी है वो सेक्शन यहाँ पर अब पूर्ण होता है। अब हमारे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो मैथ्स के अंतिम 10 में भी मैथ्स के ही क्वेश्चन है तो उनको एक साथ हम यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि 21 से लेकर 30 तक आपके क्या है, 21 से लेकर 30 तक आपके मैथमेटिक्स हैं, और फिर 91 से लेकर 100 मैथमेटिक्स है। तो उन 20 क्वेश्चंस को हम एक साथ करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा एक बार हम क्या देख लेते हैं, जो हमारा जीके वाला सेक्शन है उसको यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो जीके वाला सेक्शन हमारा 31 से स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको देख लेते हैं। उसके बाद हम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मैथ्स को एक साथ में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है, वेयर इज द बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, कहाँ बॉडी टेम्परेचर आपका कंट्रोल किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस, ठीक है, कहाँ पर, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी, जो कि मस्तिष्क का आपका एक मेन भाग है, ठीक है। इसको बॉडी का थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है पूरे शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा। तो सलाइवा में जो आपका एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन आपका हाथों में पाया जाता है, ठीक, जो कि डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है भोजन को। और जो सलाइवा है ये भी आपका जो फर्स्ट डाइजेशन होता है, हमारे कुछ भी चीज हम अगर खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो हमारा जो जीभ मुंह में स्थित सलाइवा में जो टाइलिन होता है उनकी मौजूदगी में ही शुरू हो जाता है, ठीक है, बायो वालों ने डिटेल में पढ़ रखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेल्दी ह्यूमन बीइंग हैज ब्लड प्रेशर। तो जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, 120/80, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, किसके द्वारा, तो इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन के कारण, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा ज्यादा बाहर निकलता है, आपका होता है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, इसको हिंदी में कहा जाता है। देखिए जब भी किसी पौधे में क्या होगा, अगर एक्सेस ऑफ वाटर होती है तो उसकी लीव्स के थ्रू, अलग अलग जो भी एंजाइम्स पोर्स होते हैं उनके थ्रू रेस्पिरेशन, सॉरी आपका क्या, ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका जो भी एक्स्ट्रा वाटर है पौधों का वो बाहर निकल जाता हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36, दूध से दही यानी कि जो कर्लिंग ऑफ मिल्क है वो किसके कारण होता है। तो आपका एक बैक्टीरिया होता है दैट इज कॉल्ड लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसके कारण हमारा दूध से क्या हो जाता है, दही के रूप में ये जम जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंबाकू की पत्तियों में कौन सा रसायन होता है। तो जनरली जहां पर भी साइंस के क्वेश्चंस
इंक्लूड रहते हैं? ये क्वेश्चन मैंने बार बार देखा है। ठीक है, 37वें का हमारा क्या होगा? निकोटीन। ठीक है, निकोटीन क्या है? एक पोटेंट एल्कोहल है। क्या है? पोटेंट एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड है जो कि आपका टोबैको यानी कि इनकी पत्तियों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो किसकी प्रचुरता होती है? तो फिश लिवर ऑयल। इसमें आपका जो होता है विटामिन ए और आपका डी एज वेल एज दोनों होते हैं। ठीक है, तो वैसे ज्यादा लेकिन आपका ए, तो ऑप्शन ए की ओर हम यहाँ पर जाएंगे और यही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिक्टर स्केल यानी कि जो आपका रिक्टर स्केल है किसको नापने के जो है काम आती है? तो ये आपका जो मापी जाती है, ये भूकंप की तीव्रता मापने के काम आती है। ठीक है, और किस से ये मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ से ये मापा जाता है क्या? आपका भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजेस आर फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, यानी कि दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। कितने बनेंगे? मान लीजिए एक आपका मिरर यहाँ पर रखा है, दूसरा आपका यहाँ पर रखा है, तो दोनों अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो आपने देखे होंगे जब भी आप बार्बर की शॉप या सलून में गए होंगे, तो अगर दोनों साइड मिरर लगे हैं तो इनकी जो इमेजेस हैं वो ऐसे क्रॉस 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 बनते बनते तो इनफाइनाइट बनती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे तो मैंने आपको बताया था, सिंपली आप ज्वाइन करना है, बहुत ही कम अमाउंट है और उससे आपको अन्य क्वेरीज हैं और प्रीमियम ग्रुप में जोड़ा जाएगा। ये ऑप्शनल है, बाकी आपके लिए फ्री का ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ वगैरह सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वेग को पहली बार किसने जो है आपका नापा था? तो इस वेग को किसने नापा था? आपका एक साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट? दैट इज रोमर नेम के साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं तो हम सीधे ही इनको हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है या जहाँ पर ज़रूरत होगी कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एम्फेसाइज करेंगे एक्सप्लेनेशन पर, यहाँ पर क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं तो ये आपको जनरली पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, कौन सा परिवर्तन करने पर घर्षण कम हो जाता है? तो कौन से परिवर्तन में जो आपका घर्षण है वो कम हो जाता है? स्लाइडिंग टू रोलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक ये डिजीज है दैट इज कॉल्ड फाइलेरिया या हाथी पांव जो कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा आपकी कॉज की जाती है? तो ये आपकी होती है ऑप्शन बी, मॉस्किटो से। ठीक है, मॉस्किटो से होती है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है? तो ये आपका होता है 32 डिग्री। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा और वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि फ़ारेनहाइट बराबर आपका C इंटू 9/5 आपने पढ़ा होगा प्लस 32। अब देखो C की जगह अगर हम 0 पुट करें यहाँ पर, ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा हमारा 0 9/5, ये हमारा 0 हो जाएगा ये टर्म और बचा क्या 32। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई भी वैल्यू इंटरचेंज करनी हो, कन्वर्ट करनी हो डिग्री टू सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। रॉबर्ट कोच ने किस पर काम किया था? इन्होंने किस पर काम किया था? इन्होंने ट्यूबरक्लोसिस पर काम किया था, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर मिट्टी की अम्लता कैसे ठीक की जाती है, यानी कि जो सॉइल की एसिडिटी है वो कैसे ठीक की जाती है? तो जनरली आपने देखा होगा कि खेतों में चूना जो है पोर किया जाता है, उसको डाला जाता है एंड देन उसके छिड़काव से जो उसकी अम्लता है, एसिडिटी है, वो
मैनेज की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोमबत्ती की लौ का सबसे गर्म भाग है। तो मोमबत्ती जब भी आपने देखी होगी, जलाई होगी, तो आपने एक गौर किया होगा कि जो बाहर है, बाहर वाला सेक्शन है, सबसे बाहर की फ्लेम आपको एकदम ब्लू जैसी नजर आ रही होगी, ठीक है, नजर आती होगी। उसके फिर अंदर को जैसे जाते हैं तो फिर आपका रेडिश रेडिश, फिर येलो, एंड देन अंदर, सबसे अंदर ब्लैक टाइप आपका पार्ट दिखता है, ठीक। तो जो बाहर की ब्लू यानी कि नीला भाग है, सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक। क्योंकि वहां पर क्या होता है, कंप्लीट बर्न हो रहा है, यानी कि कंप्लीट बर्न या कंबशन जिसको हम कहते हैं, ठीक। वहां पर आपका ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो वो सबसे गर्म। फिर थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम, और जो अंदर का पोर्शन है वहां पर सबसे कम होता है, ठीक है। अब इतना भी कम नहीं कि हम अंगुली डालें और हमें गर्मी लगे ही नहीं, बट कंपैरेटिवली पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन मास एनर्जी का संबंध किसने दिया था। तो E इज इक्वल्स टू mc² आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये सिद्धांत आपका किसने दिया था, आपका आइंस्टाइन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू mc² का सिद्धांत आपका दिया आइंस्टाइन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉन मेटल्स कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि आपका हवा के संपर्क में आने से ही आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो इग्निशन पॉइंट है या टेम्परेचर है वो बहुत ही कम होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड द्वारा होती है। तो जो अम्ल वर्षा आपकी होती है, दैट इज कॉज्ड बाय प्राइमरली ये आपका नाइट्रस सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाई ऑक्साइड, और साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इनके कारण होती है। तो सल्फर और नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द सेंट्रल मेटल इज क्लोरोफिल। इनकी जो पर्णरहित में मुख्य धातु कौन सी होती है। इसमें जो आपका मुख्य धातु होती है, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको, ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा इसमें होता है, और ये क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस में काफी क्या होता है, हेल्पफुल रहता है, या इसी की जरूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स कॉज। जो बिना जले हुए कार्बन के टुकड़े हैं वो क्या आपका प्रॉब्लम करवाते हैं। तो आपका हो जाएगा सांस की परेशानी, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आपने कई बार देखे होंगे जहां पर धुआं या अच्छे से कंबशन, कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। निम्न में से कौन मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। तो इनमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है वो क्या बना है आपका, सीप, मछली की पपड़ी, शार्क के दांत, सीप खोल, तो ये है, ठीक है। ऑयस्टर सेल्स आपके ये बने होते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नीला, ग्रीन, रेड या येलो लाइट में। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा रहती है वो आपका ब्लू लाइट में होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार जीवित प्राणी सिर्फ दूसरे जीवित प्राणियों से ही उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत था, बायो जीनेसिस, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय, तो जो लार्वा है आपका सिल्क वॉर्म का, जो रेशम के कीड़े का लार्वा से ये प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से
किस राज्य में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया? ये आपका स्थापित किया गया है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर अब किस जनपद में आता है? ओडिशा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य ई सेवा वितरण आकलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है? तो केरला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ बस सेवा को फिर से शुरू किया गया है? तो ऑप्शन डी। गांधी जी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, देयर इज अ राइट टू लाइफ, तो ये फंडामेंटल राइट्स में ही आता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। ये हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति ही होता है तीनों सेनाओं का। और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है वो अलग चीज है, यानी कि वो मुख्य होता है, चीफ होता है उन तीनों सेनाओं का। ठीक। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? तो बीमर आपका क्रिकेट में होती है। ठीक है, आप क्रिकेट में देखते होंगे कि जब बॉलर कोई बॉल वो 9 बॉल से भी ऊपर आए, यानी कि जो स्टंप को मिस करते हुए उसके बॉडी से डायरेक्ट आए, तो उसको बीमर बॉल कहा जाता है। और अगर आप 2 बार बीमर फेंकते हैं तो पहली बार बीमर फेंकते हैं तो आपको वार्निंग दी जाती है, 2 बार अगर आप बीमर फेंकते हैं तो फिर आपको आगे ओवर करने नहीं दिया जाता है, बॉलर चेंज होता है। ठीक। हु वॉज नॉन एज पंजाब केसरी? पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता था? लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति, बिल्कुल सही होता है। देखिए, सौरमंडल से संबंधित ऐसे आसान आसान क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। सबसे निकटतम ग्रह, ठीक है, बुध। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? रेड, तो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये आपको शुक्र को कहा जाता है। ठीक, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और पूछा जाता है कि किस ग्रह के बाहर रिंग या वलय है? तो शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी ने भाग लिया था उत्तराखंड से। ठीक है, अब उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड, ये जो वशिष्ठ गुफा है और ये जो कुंड है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पर स्थित है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका कौन सा जनपद? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी में ये क्या है? स्थित है, सॉरी, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी किसको कहा गया? तो तीलू रौतेली, तीलू रौतेली को ये कहा गया था क्योंकि इन्होंने लगभग 15 वर्ष की उम्र में ही युद्ध में भाग ले लिया था और काफी ब्रेव थी। आपने देखा होगा कि सामाजिक उल्लेखनीय या किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए तीलू रौतेली पुरस्कार भी महिलाओं को दिया जाता है। डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो जो डोला पालकी आपका आंदोलन था वो किससे संबंधित था? ये आपका संबंधित था शिल्पकारों से, यानी कि क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये आपका शुरू हुआ था बागेश्वर में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के नाम से ये शुरू हुआ 1936 में, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो उधम सिंह नगर में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल की खेती का।
कर्णवाश्रम किस नदी तट पर है? तो मालिनी नदी तट पर ये स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड के आसान से फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, इनको हम फटाफट पूरा करते हैं। उसके बाद जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो मैथमेटिक्स सेक्शन पर रहेगा। महासु देवता की पूजा होती है, तो ये आपका देहरादून, ऑप्शन डी। गढ़वाल पेंटिंग्स किसने लिखी? गुमानी पंत जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी। तिलहरी आपका गले में पहना जाता है, कुछ इस प्रकार से ये रहता है, लंबा सा। यहाँ पर आपका एक क्या कहते हैं, सोने का कुछ डिजाइन रहता है, बाकी ये इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो गले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व इनमें से देखें, वैसे तो आपका चमोली, हाँ उत्तरकाशी है, बट इनमें से देखें तो चमोली सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का, अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे कि 2011 के सेंसस उत्तराखंड का, स्पेशली अगर आप उत्तराखंड का एएनएम जीएनएम दे रहे हैं तो ठीक है। भारत का सबसे, सॉरी उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा, तो NH7 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान, ये कई बार पूछा जाता है, इसको रट लो। ठीक है, देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, कालू मेहरा को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशन या इसका जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है? फूलों की घाटी आपका कहां पर है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीलांबर किसकी रचना है? नीलांबर जो है आपकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये लिखी है। और इनको मुक्त छंद का प्रणेता या प्रयोक्ता भी कहा जाता है। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे ये। ठीक है, जयशंकर महादेवी वर्मा इनके साथ। सुल्तान अजलान शाह कप, तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती पुत्र या हिमपुत्र किसको कहा जाता था? ये आपका कहा जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हमारे जो मैथमेटिक्स सेक्शन है वो पूरा जो है आ चुका है। अब हम मैथ्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करते हैं। 21 क्वेश्चन है, विजय एंड विनय बोरोड 2500 एंड 3000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि मान लीजिए, ठीक, थोड़ा सा मैं लिख करके सिंप्लीफाई कर देता हूँ। विजय ने क्या करा? 2500 रुपये उधार लिए, और आपका विनय ने भी 3000 उधार लिए। तो हुआ क्या, एक ही ब्याज दर पर उधार लिए 2.5 वर्ष के लिए। टाइम क्या हो गया? 2.5 वर्ष। इसको अगर हम हल करें संयुक्त से, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाएं तो दूनी 4 आएगा, 5/2। ठीक है, ये टाइम आ गया। फिर इफ विनय पेड मोर, यानी कि 175 RS मोर उसने पे करा इंटरेस्ट विजय के, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उनको फॉर्मूले में रख करके इसको हम हल करते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। P यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल जो ये अमाउंट है स्टार्टिंग की, R किस रेट से, किस दर से ये दिया गया था, ब्याज लगेगा जो, T आपका हो जाएगा क्या? टाइम ड्यूरेशन, कितने समय के लिए। तो पहले हम विनय के लिए निकाल लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा SI फॉर विनय बराबर, तो P की जगह हम रखें 2500 इंटू R को R ही रहने दे, टाइम आपका 5/2 अपॉन में हो जाएगा 100। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आएगा आपका 12500 अपॉन 200 R। ठीक, ये पहला आ गया। फिर अगर हम बात करें इसको, अगर हम आगे को भी सॉल्व करें तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक, दैट इज 2 छक्के 12, 62.5 R। ठीक है, तो ये तो आ गया पहले का।
अब विनय का निकालते हैं, SI फॉर विनय यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ठीक। तो हो जाएगा हमारा 3000 इंटू R इंटू 5/2 अपॉन 100। अब देखिए ये जो 2 है ये यहाँ पर गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो, क्योंकि वो अपॉन में है, ठीक। देन फिर हम इसको अगर हल करें तो ये से ये कैंसिल, 5 या 15, 150 अपॉन 2, दैट इज हमारा 75, ठीक, 75 R। तो ये दोनों चीजें तो हमारे यहाँ पर निकल गई। अब क्या कहा गया था कि जो विनय ने विजय से 175 रुपये अधिक ब्याज दिए, तो हम क्या कर लेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ विनय माइनस इंटरेस्ट ऑफ विजय, ठीक। तो सिंपली इसको जैसे विनय का हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 75 R माइनस 62.5 R बराबर, इसको घटाएं, ये बराबर 175 ये दिया गया। अब इसको हल करेंगे हम, सिंपल इस इक्वेशन को हल करेंगे, क्योंकि ऊपर पे कहा गया है ना कि जो आपका विनय ने विजय से 175 अधिक ब्याज दिया, तो हम इस समीकरण को जैसे ही हल करेंगे R की वैल्यू निकल जाएगी, दैट इज इसमें से इसको घटाएंगे एंड देन हमारा 175, तो ये हमारा हो जाएगा 12.5, इसमें से ये घटा करके आया R बराबर 175। R बराबर हो जाएगा हमारा 175 अपॉन 12.5। इसको जब हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ये यहाँ से दशमलव गायब, यहाँ 0 लगा, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 14, ठीक। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 14। 14% कहीं पर दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी को आप बिल्कुल क्लिक कर लेंगे। तो हमने करा कुछ नहीं, बट सिंपल हमने क्या करा, एक बार और फिर से सुन लीजिए, ठीक है। आंसर हो गया आपका डी। हमने क्या करा, जो चीजें दी गई उनको सिंपली लिख लिया फटाफट, ठीक है। फिर PRT अपॉन 100 वाले फॉर्मूले से पहले विनय का निकाला, फिर आपका विनय और विजय दोनों का निकाला, ठीक। जब हमने दोनों का निकाला तो एक एक्सप्रेशन आया R के टर्म में, क्योंकि हम, तो जब वो हमने निकाल लिया समीकरण, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, ये समीकरण दिया गया है कि दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट है उनमें कितने का अंतर है, 175 का। तो हमने सिंपल समीकरण में रखा, वहां से R की वैल्यू निकाली और हमारा उत्तर आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, अग्रसर होते हैं। दैट इज in a journey of 80 किलोमीटर a train covers first 60 किलोमीटर and 40 किलोमीटर, यानी कि किसी जर्नी में, मान लीजिए ये पॉइंट है A और ये B पॉइंट है, 80 किलोमीटर की यात्रा, ये पूरा 80 किलोमीटर है, ठीक। ये ध्यान में रखना। दूसरा, अब देखिए पहले के 60 किलोमीटर, ठीक, 60 किलोमीटर ये हो गया, और दूसरा जो पहले का 60 किलोमीटर है, इसमें जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। बाकी का जो 20 किलोमीटर है वहां पर आपकी जो स्पीड है, ठीक है, क्योंकि टोटल 80 किलोमीटर था, पहले के 60 में इसने कहा कि 40, तो बाकी बचा कितना, 20। तो जो 20 किलोमीटर है उसमें आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कहने का मतलब ए से बी की टोटल दूरी 80 किलोमीटर है। एक ट्रेन ने क्या करा, ए से जो पहला, मान लीजिए इसको सी पॉइंट मान लेते हैं, तो सी पॉइंट तक वो 60 किलोमीटर की जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा इस स्पीड से तय करी, और फिर सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट की दूरी 20 किलोमीटर जो की है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उससे तय करी। तो सिंपल ये फॉर्मूला हम जैसे ही इसकी एक पिक्चर बना लेंगे, हमें अब हम इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस यही फॉर्मूले का इसमें प्रयोग होना है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि पहले जो 60 किलोमीटर वो गया उसमें कितना टाइम लिया, हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन फॉर फर्स्ट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 6 किलोमीटर, तो पहले के 60 किलोमीटर के लिए अगर मैं टाइम निकालूं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन टोटल टाइम, आपका टोटल स्पीड क्या थी 40, तो बराबर आ जाएगा हमारा 1.5 आवर,
ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इधर जाएगा तो स्पीड इधर आएगी, तो यही फॉर्मूला बस हमें निकालना है। तो पहले का आ गया। अब दूसरा, ये तो हमारा पहला था। अब दूसरा, क्योंकि ये 20 किलोमीटर, अब जो बाकी का सी से बी मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें जो 20 किलोमीटर में आपने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो कितना टाइम लिया, 1 घंटा। यानी कि जो पहले की दूरी थी, इस दूरी को इसने, जो ये यहाँ से यहाँ तक की 60 किलोमीटर की दूरी थी, इसको इसने लिया 1.5 घंटा, 1.5। और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसमें इसने लिया 1 घंटा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम बराबर, ठीक है, टोटल टाइम 1 + 1.5 दैट इज 2.5 घंटे। ठीक, अब 2.5 आवर्स हमारे टोटल टाइम आ गया। अब हम एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, दूरी है, टोटल दूरी बराबर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका था 80 किलोमीटर, टोटल टाइम लिया उसने 2.5 घंटे, 2.5, इसको हल करो तो 800/25। इसको जब आगे को हम हल करेंगे, 25 दिन 75 और फिर 32 किलोमीटर पर आवर हमारा उत्तर आ जाएगा। आई होप कि आसानी से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले छात्र या भाई बहन भी समझ पाए। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अ स्क्वायर फील्ड एट द रेट ऑफ 360 पर हेक्टेयर इज 3240 रुपए। वट इज द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड इट एट द रेट ऑफ 15 पर मीटर। देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इसने क्या कहा, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखो कि उसने क्या कहा, चौकोर खेत है। चौकोर यानी कि एक वर्ग की प्रॉपर्टी इसमें हम लगाएंगे, एरिया परिमाप जो भी होगा वर्ग का लगेगा। ठीक, एक चौकोर खेत में खर्चा आया 360 प्रति हेक्टेयर की दर से, इतना आया। ठीक है, इतनी इसमें कहा गया है कि क्या खर्च आया। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया बराबर हो जाएगा हमारा कि ये जो टोटल खर्चा आया और एक में कितना लग रहा था। ठीक है, 360 जब हम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग अपॉन टोटल जो आपका रेट है उससे हम गुणा कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट होगा, दैट इज 36 9। तो यानी कि 9 हेक्टेयर हमारा क्या आ गया, क्या आ गया, 9 हेक्टेयर हमारा क्षेत्रफल आ गया। अब देखो, इसको स्क्वायर मीटर में चेंज कर लेते हैं हम। क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर में चेंज करते हैं, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 स्क्वायर मीटर। तो 9 में कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 कर दो, यानी कि 90,000 स्क्वायर मीटर हमारा एरिया आ गया। ठीक है, स्क्वायर मीटर में हमारा एरिया निकल गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अगर हमें ये बाड़ लगाना है, इसका खर्चा निकालने के लिए या इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप यानी कि इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, जब कोई एक साइड पता हो। और साइड कैसे पता चलेगी, इसकी साइड हमें एरिया के माध्यम से पता चल जाएगी, और हमारे पास एरिया दिया हुआ है। तो वर्ग का जो एरिया होता है, एरिया बराबर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ठीक, तो यहाँ पर साइड बराबर, मान लीजिए साइड स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो 90,000 आपका ये दिया है, साइड बराबर हो जाएगा हमारा √90 1 2 3,000, जो कि आ जाएगा आपका 300। अब कहने का मतलब क्या है कि 300 हमारा एक साइड आ गई। ठीक है, 300 मीटर की हमारी की एक साइड आ गई। ठीक है, एक साइड आ गई, तो इसमें तो चारों साइड बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक साइड मिल गई, तो इसका निकाल देंगे परिमाप। ठीक है, परिमाप निकालेंगे जो कि होता है 4 इंटू ए यानी कि साइड। तो 4 इंटू 300 बराबर 4 3 12। ठीक है, तो 1200 हमारा क्या आ गया, जो मीटर है, ये हमारा पूरी फेंसिंग है। अब पूरी
लेंथ 1200 मीटर है और ये कहा गया था कि पर मीटर जो ऊपर दिया गया है पर मीटर कितना खर्चा आ रहा है, 15 रुपये प्रति मीटर यानी कि पर मीटर। तो जो 12 का है 1200 इंटू 15 तो ये हो जाएगा 12, 15 दूनी 30, 15 कम 15, 16 17 18, 1 2 3, 18,000 इसका सही उत्तर आ जाएगा। 18,000 का खर्चा टोटल यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस सिंपल क्या करना है, आपको पहले जो चीजें दी गई उनको एक एक करके तोड़ना है। तोड़ने के बाद हम सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस इसमें सिर्फ वर्ग की प्रॉपर्टी यानी कि वर्गाकार खेत है तो उसमें एरिया कैसे किस फॉर्मूले से निकलेगा, साइड कैसे निकलेगी, टोटल लेंथ कैसे निकलेगी, परिमाप, वो सारी बातें ध्यान में रखनी थी बस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड 200 फ्रॉम 250 a year then the find the increased percentage। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज क्या होगा, पहले ओरिजिनल प्राइस क्या थी 200 थी, अब न्यू क्या होगी 250, यानी कि जो डिफरेंस आया 250 में से हम घटा देंगे 200, ठीक है, जो क्या आया 50। अब देखिए 50 इंक्रीमेंट हुआ तो जो 50 इंक्रीज हुई उसका परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 200 इंटू 100। देखिए कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम लाभ प्रतिशत या किसी चीज में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ या घटी ये निकालते हैं तो जो ये नीचे की वैल्यू रहेगी ये ओरिजिनल यानी कि पहले की ही वैल्यू रहेगी, ठीक है, और जो डिफरेंस रहेगा वो ऊपर आएगा। तो इसको सिंपल हल करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 2 पंचे 10, 5 पंचे 25, 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क 8 दिन में, ठीक, पहली बात। दूसरा कहा गया है कि ए अकेला 12 दिन में कर सकता है तो हाउ मेनी डेज बी वुड टेक टू डू द सेम वर्क, ठीक। अब देखिए ए और बी 8 दिन में ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 1/8। इसको आप कैसे समझोगे, देखो मान लीजिए ये कोई काम है, इस काम को करने में टोटल 8 दिन लग रहे हैं। अगर मैं कहूं कि एक दिन में कितना काम होगा तो एक दिन और 8 इस तरफ चले जाएगा तो वर्क जो हमारा काम है बट्टा 8, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं बट्टा 8 या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटू 1/8, ठीक है। तो जब ए प्लस बी मिल करके 8 दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी, इसको समझने के लिए आप समझिए, ठीक। फिर उसके बाद ए प्लस बी एक दिन में 1/8 कार्य कर लेंगे, ठीक है, कार्य का 1/8 कार्य करेंगे। तो ए ने कितना करा 12 दिन में करा तो ए का एक दिन का 1/12 हो जाएगा। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी का वर्क डन बराबर 1/8 माइनस 1/12, दैट इज दोनों का एलसीएम 24, 3 माइनस 2 1/24 ऑफ द वर्क, ठीक। तो 24 1/24 आ गया बी का यानी कि 24 दिन। देखिए हमने करा क्या, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे थे, ठीक। फिर क्या हुआ, तो उसका जो एक दिन का कार्य होगा वो कैसे निकलेगा 1/8, ये मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट से। ए एक दिन में ए जो उसी काम को 12 दिन में कर पा रहा था तो उसका एक दिन का जो काम हो जाएगा वो 1/12 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब ए का काम प्लस बी का काम अकेला अकेला जब हम जोड़ेंगे, जब ये अकेले करेगा जब ये अकेले करेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा ए और बी का काम एक दिन का। तो क्योंकि एफिशिएंसी वही है ना तो उसी को हमने यूज करा, तो सीधे बी बराबर बी का कार्य बराबर हमने दोनों का कार्य जो 1/8 था एक दिन का भाई 1/12 घटा दिया, फिर हमने एलसीएम लेकर के निकाला तो 1/24 ऑफ वर्क, यानी कि वो बी की जो इफिशियंसी है एक दिन की वो 1/24 ऑफ पूरे वर्क की, तो टोटल दिन कितने लेगा वो 24, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था और आसान सा आपका ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा,
देयर आर प्रोविजंस ऑफ 150 मैन फॉर 45 डेज, आफ्टर 10 डेज 25 लेफ्ट। यानी कि पहले 150 लोगों के लिए 145 दिनों का राशन था। मान के चलो कि आप 150 लोग किसी ट्रिप में गए 45 दिनों का खाना लेकर के। 10 दिन तक तो सभी लोग रहे, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि 25 जो आपके दोस्त थे, मित्रों ने कहा कि भाई अब हम तो जॉब में बुलावा आ गया या कुछ भी अर्जेंसी आ गई, वो चले गए। ठीक है, तो 25 लोग जब चले गए तो फिर कितने दिन तक वो जो बचा हुआ खाना था वो चलेगा, वो हमसे पूछा गया। देखो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेसिक चीजें देखो, 45 दिन का खाना था, 10 दिन तक तो वो सभी रहे, यानी कि अब जो खाना बचा है वो -10। इसी रेट से अगर हम देखें तो 35 दिन का पूरा खाना बचा हुआ है। अब लोग कितने बचे हैं, लोग पहले 150 थे, 25 चले गए तो 125 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं। तो देखिए सेम रेट से, क्योंकि ये जो आपका प्रोविजन है खाना बचने का या खाना कितने दिन चलेगा का, ये आपका प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब को समझिए, जैसे ही व्यक्ति कम होंगे यानी कि व्यक्ति घट रहे होंगे, तो जितने दिन तक खाना चलेगा वो बढ़ेगा, यानी कि खाना बचेगा ना, ज्यादा दिन तक चलेगा जितने कम लोग होंगे। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही व्यक्ति बढ़ेंगे तो खाना घटेगा और व्यक्ति कम होंगे तो खाना बढ़ेगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो नंबर ऑफ मैन एंड द नंबर ऑफ डेज द फूड लास्ट यानी कि रहेगा, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लो x दिन तक वो खाना बचा चला, ठीक है, अब x दिन तक खाना चलेगा, तो जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, 150 मैन इंटू 35 डेज बराबर 125 मैन इंटू x डेज। इस समीकरण को जब हम हल करेंगे x की वैल्यू निकलेगी तो वही हमारा डे होगा। तो इसको हल करो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे x के लिए, ये इस तरफ आएगा, दैट इज 150 इंटू 35 अपॉन 1 आपका 25, 25 पंजे 25 कम 25 50 50 25 75, ये 5 बार गया 25 छक, ठीक, और ये हमारा 5 7 35 छक 42, 42 डेज हमारा सही उत्तर आ जाएगा। यानी कि 42 डेज तक खाना और चलेगा। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 42 डेज, ऑप्शन बी। देखिए पहले 45 दिन चल रहा था उतने लोगों के साथ, अब 10 दिन हो गए उसके बाद भी 42 डेज तक चलेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बैग ऑफ फ्लावर हैज वेट ऑफ 12 kg। इसको अगर हम चेंज के बाद में 24 25/2 इतना kg क्या है, आटे का वजन है। इसमें से 2/3 थैले के छेद से निकल गए, यानी कि 2/5 इंटू 25/2, तो 5×5 = 25 और 2 से 2 गया तो 5 kg इसका सही उत्तर निकल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शो द राइट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के राइट ऑर्डर को देखने के लिए आप क्या करोगे, देखो एक तो आप ये काम कर सकते हो कि आप एलसीएम लेकर के देख लो कि कौन सा बढ़ेगा, बट एक काम ये कर सकते हो आप 25 30 5 और 10 का एलसीएम, तो ये भी टाइम ही लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा बहुत। तो आप एक काम करो, इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दो, यानी कि डेसिमल का जो एक्सप्रेशन है वो निकाल दो। जैसे 7/10 को क्या लिखते हैं, 3/2, इसको डेसिमल में जैसे ही निकालोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एंड 4, तो इसी प्रकार से इसका भी निकालना, इसका भी, देन आपका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वैसे आप क्या करोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका भाग दे करके इसको डेसिमल में निकाल लो। जैसे इसका हो जाएगा आपका 0.24 मैंने अभी निकाला था, फिर इसका हो जाएगा 3 का समथिंग 0.330 का 11 में 3 टाइम्स 3.36 समथिंग आएगा, फिर 0.6, देन फिर 0.7। तो इस प्रकार से आपका ये सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों की सबसे अधिक संख्या क्या होगी जिनमें 128 324
पेंसिलें बराबर बांटी जा सके। अब HCF निकालो इसका, तो HCF हो जाएगा हमारा, अगर इसका HCF निकालोगे किसका 128 और 324 का HCF कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर निकालो एंड देन इसके फैक्टर निकालो। चलते हैं, आपको पता होगा। तो कॉमन फैक्टराइजेशन से जैसे फैक्टर्स निकलेंगे इसके भी, जो कि होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 बार। इसके फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो आप, ऐसे करना 128 अपॉन, सबसे पहले 2 से देखो, 2 से भाग जा रहा है, अगर जा रहा है ठीक है, तो 2 छक्के 12 है ना। फिर ऐसे 2 2 करके जब तक 0 ना आ जाए आप ऐसे करते रहना। अगर मान लीजिए 2 का भाग नहीं जा रहा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, फिर 4 से 5 से, इस प्रकार से आपको ये करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर निकाल करके इसका HCF निकाल लेना, जो कि है आपका 4। तो हाईएस्ट संख्या क्या है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ गर्ल वाज 32 kg बट इट वाज मिसरीड, ठीक है, मिसरीड किया गया उसको 36। तो 36 में से पहले तो 32 गढ़ो, दैट इज 4। अब गलती मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज किस में से निकालना, जो पुराना वो है क्या अंक है, जो ओरिजिनल अंक है। तो ओरिजिनल कैसे निकालेंगे, 4/32 इंटू 100% बराबर हो जाएगा हमारा ये समथिंग 1/8 इंटू 100 दैट इज 12.5%। अब देखिए 12.5% पूछा है, इसको फ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया गया तो इसको क्या करोगे आप 1, फिर ये आपका आ जाएगा 12 सही 1/2, दैट इज ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने पीछे भी छोड़ रखे थे, उनको भी पूरा कर लेते हैं, ठीक है। जो कि हमारा था 21 से लेकर जो 7-8 क्वेश्चन थे उनको भी फटाफट कर लेते हैं। इन विच सब्जेक्ट राजीव ऑब्टेन्ड हाईएस्ट मार्क्स परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, जो भी मार्क्स उस सब्जेक्ट में दिए गए हैं, जैसे 325 अपॉन का आपका जो भी सब्जेक्ट का टोटल है इंटू 100 से 100 गया तो ये इतना परसेंटेज आपका आ जाएगा। देखिए 5 का भागा देने के बाद, देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी परसेंटेज, जैसे मान लीजिए 1% लिखा है, परसेंट मतलब 1/100। जैसे ही इस परसेंटेज को हम हटाएंगे मतलब उसको हम डिवाइड करेंगे 100 से, और अगर हम इंटू 100 कर दें तो हमारा परसेंट जुड़ जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो सिंपली इसको आप खुद से कर लो, क्योंकि आंसर इतना इजी है इसका। आप सभी का सेपरेट परसेंटेज निकालते हुए जाओ, मैथ्स इंग्लिश इन सभी का, फिर देखो कि सबसे ज़्यादा या कम किस में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 350 रुपये से बढ़कर इतना हो जाएंगे। तो दर पूछा गया है, ठीक है। PRT अपॉन 100 करके जो है फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 455 टोटल अमाउंट थी, तो 455 माइनस 350 इसमें से घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 105। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 का फॉर्मूला लगाओ, जो जो चीज़ें दी गई उनको रख लो। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है आपका 105, प्रिंसिपल दिया गया है 350, आर हमें निकालना है, टाइम हमें दिया गया है 6 वर्ष का इंटू 100। इसको जब हम आगे को हल करेंगे तो हमारा आएगा आर बराबर 105 इंटू 100 अपॉन 350 इंटू 6। ये से ये कटा, सॉरी ये 0 कटा, ये 5 ऐसे रहेगा, ये 0 से 0 कटा। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, आर बराबर 5%, ठीक। सिंपली आपको फॉर्मूले में रखना था, वो सारी चीज़ें दी हुई थी, बस आपका उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फील्ड इज 90 बाई 70 मीटर, यानी कि क्या है 90 मीटर लंबा 70 मीटर चौड़ा है। फिर क्या पूछा गया है, अ मैन वॉक अराउंड द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, और कितना गया 5 आपका राउंड गया। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, पहले तो इसका पूरा पेरीमीटर निकालो कि एक राउंड कितने गया। तो एक राउंड कैसे निकलेगा, ये आयत है आपका, रेक्टेंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है 2L + B, ठीक। तो 2 इंटू एल लेंथ 90 + 70, तो ये हम जैसे कैलकुलेट करेंगे 320 मीटर
यानी कि 320 मीटर का ये ग्राउंड आपका आ गया, ये जो लेंथ है 320 मीटर है। ठीक, अब हम आगे क्या करेंगे, आगे बस कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, जो ये हमने निकाल दिया, क्योंकि उसने 5 राउंड लगाए तो 5 इंटू 320 एक राउंड का, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 1600 मीटर। टोटल डिस्टेंस 1600 मीटर आ गई, और हमसे ये पूछा गया है कि वो कितना टाइम लेगा। तो टाइम कैसे लेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम टाइम हमें निकालना है, तो स्पीड दी गई है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर दी गई है, तो हम इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं या इसको मिनट में, तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं, किलोमीटर में चेंज करते हैं। तो 1.6 अपॉन 4 बराबर हो जाएगा 0.4 आर। ठीक, किसी भी चीज को किलोमीटर से मीटर से किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1600 मीटर को 1000 से भाग दे देंगे, तो हमारा 1.6 क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा आ गया क्या, आर में। अब इस आर को क्या करेंगे, 0.404 को हम मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि मिनट में आंसर दिया गया है, तो इंटू 60 मिनट करेंगे तो ये आ जाएगा 624। तो 24 हमारा उत्तर आ जाएगा। 24 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 24 ऑप्शन बी दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्लेग्राउंड आर 75, 20 इतना इतना, ठीक, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। सेम चीजें दी गई है, बट दिक्कत ये है कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्होंने टफ कर दिया है। 75 मीटर, 75.20 सेंटीमीटर और 34.80 सेंटीमीटर, तो ये इन्होंने लेंथ दिया है। तो इसमें सिंपली तो पहले आप क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर करके इसका उत्तर निकाल लेंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। एरिया जैसे ही निकलेगा, फिर एरिया जो आपका आएगा 75.20 इंटू 34.80 बराबर एरिया आ जाएगा। जो एरिया ये वैल्यू आएगी उसको गुणा कर दोगे आप किससे, जो भी रेट दिया गया है 1.5। ठीक, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 75 मान लेते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसका जो सटीक उत्तर निकालने के लिए यही करेंगे, बट हमें सिर्फ ऑप्शन में से छांटना है ना, तो 75 इंटू कर देंगे हम 34, ये 34.80 को 80 को हम करते हैं 35, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो 2625 हमारा क्या आ गया, एरिया आ गया। अब इसको 1.5 से फिर से गुणा करेंगे, तो 15 पंजे 75, 15 30, ठीक है, 9 90, 93, 9 आया, 15 30, 31, यानी कि 30, 3 9, तो हमारा क्या आया, लगभग 39375 इतना कुछ आया हमारा, जैसे हमने राउंड ऑफ करा। तो ये किसके नज़दीक वैल्यू लग रही है, ऑप्शन बी के नज़दीक लग रही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब आप इसको पॉइंट लगा करके सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स सेम ये वैल्यू आएगी। ये तो हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ कैरेट 4400 का 8 डोजन एग्स वर फाउंड स्पॉइल्ड, यानी कि 8 दर्जन खराब हो गए। तो सिंपली परसेंटेज निकालना है अच्छों का, तो 8 दर्जन यानी कि 12 96, 400 में से 96 घटा दो, 304 हमारे एग क्या हुए, बच गए। अब 304 का परसेंटेज निकालो अपॉन 400 अपॉन 100 करके, तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज परसेंटेज ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, 8 दर्जन खत्म हो गए थे, यानी कि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 96 आपके खराब हो गए थे, तो 400 में से 96 जैसे ही घटाए 304 आया। 304 का परसेंटेज हम 400 में निकालेंगे, तो उत्तर आ जाएगा, एक त्रिभुज का एक कोण बाकी के दो कोणों के जोड़ के बराबर है, यानी कि ए बराबर हो जाएगा बी प्लस सी, यानी कि दो कोणों के, मान लीजिए ए बी सी 3 भुजाएं हैं किसी ट्रायंगल की। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी मान लो, तो कहा गया कि ए बराबर बी प्लस सी, बट हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों जो हमारे एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल के, उनको जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। देन अब हम क्या करेंगे, बी प्लस सी की जगह ए रख दो, तो 2a बराबर 180 डिग्री, तो ए बराबर हो जाएगा 180 अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति ने क्या करा, रुपये 6 के 5 सेव कर दे और 12 के 8 बेचे। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 एप्पल उसने 6 रुपये में खरीदे, तो एक एप्पल की कॉस्ट फर्स्ट केस में क्या होगी,
एक एप्पल बराबर हो जाएगा हमारा 6/5 दैट इज़ 1.2 रुपीज़। ये हमारी CP थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। जो हमारा सेलिंग प्राइस था, बेचने की प्राइस थी, वो कैसे निकलेगी? 12/8 दैट इज़ 1.5 रुपीज़। ये हमारा SP है, SP और CP। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कब होगा? जब SP बड़ा होगा। SP माइनस CP बराबर 1.5 माइनस 1.2 अपॉन स्टार्टिंग प्राइस क्या थी? 1.2 इंटू 100। देखो मैंने आपको बताया था कि लाभ परसेंटेज जो भी निकालना है तो वो आप किस पर निकालोगे? CP पर निकालोगे। CP यहाँ पर क्या है? CP आपका 1.2, ठीक है, क्योंकि इतने में खरीद रहे हैं। परसेंटेज तो सेम ही रहेगी ना, तो इसको जैसे हल करोगे ये आपका आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये 0.3 अपॉन 1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 चौको 12 अपॉन 100 दैट इज 25। तो हमारा 25% आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एंगल दिया हुआ है, बहुत सारे x का मान हमें ज्ञात करना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक पॉइंट से अगर कितने ही एंगल निकले, उन सबको अगर जोड़ेंगे तो सभी का जो सम आएगा 360 डिग्री आता है, ठीक। तो इसमें इन सब को जोड़ो तो ये आएगा हमारा 6 5 11 7 1 8 280। 360 में से माइनस करो 280 दैट इज, इन सब को जोड़ोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी, बराबर x कर दो। जैसे x प्लस 70 प्लस 50 प्लस 160 बराबर 360 करो तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं फटाफट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। दैट इज 80 डिग्री, ऑप्शन, ठीक। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद।